दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम तत्वों के आवर्त सारणी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तत्वों का आवर्त का वर्गीकरण, यह अध्याय भारतीय जो बिहार टेक्स्ट बुक है उसी के अध्याय 5 का यह क्वेश्चन है। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, उसके बाद हम फिर से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि आज तक हमें कितने तत्वों की जानकारी प्राप्त हुई है। तो जो आपके जो एनसीईआरटी का बुक है, बिहार सरकार जो चलाती है एनसीईआरटी के बुक, उसमें 114 तत्व दिया गया है। 114 तत्व दिया गया है, लेकिन अनुमान अब हम जनरली किताब में पढ़ते 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सन 1800 ईस्वी तक कितने तत्व ज्ञात थे। सन 1800 ईस्वी तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो 30 तत्व ज्ञात थे। 1800 ईस्वी तक 30 तत्व ज्ञात थे। अगला क्वेश्चन है कि त्रिक का नियम किसने दिया था। त्रिक का नियम किसने दिया? त्रिक का नियम डोबेराइनर ने। त्रिक का नियम किसने दिया था? त्रिक का नियम डोबेराइनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि डोबेराइनर ने त्रिक का नियम कब दिया। डोबेराइनर ने त्रिक का नियम कब दिया था? तो 1817 में। डोबेराइनर ने त्रिक का नियम कब दिया? 1817 में। अगला क्वेश्चन है कि डोबेराइनर ने अपने त्रिक के नियम में तत्व को किस प्रकार से सजाया था। डोबेराइनर ने अपने त्रिक के नियम में तत्वों को किस प्रकार से सजाया था? तो डोबेराइनर जो था वह परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में सजाया था। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना। सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना? तो किसने पहचाना? तो डोबेराइनर ने। किसने पहचाना था? तो डोबेराइनर ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि अष्टक सिद्धांत किसने दिया। अष्टक सिद्धांत किसने दिया? तो अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया। अष्टक सिद्धांत किसने दिया? न्यूलैंड्स ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व ज्ञात थे। जब न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ज्ञात थे। उस समय संसार में कितने तत्व थे? तो 56 तत्व थे। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि आज तक हमें कितने तत्वों की जानकारी प्राप्त हुई है। तो आपका एनसीईआरटी बुक में 114 दिया गया है और जनरली बुक में 118 दिया गया, जो नए बुक हैं। फिर है कि सन 1800 ईस्वी तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो 30 तत्व ज्ञात थे। त्रिक का नियम किसने दिया? तो त्रिक का नियम है कि डोबेराइनर ने दिया था। डोबेराइनर ने कहा था कि जब हम दो तत्वों को रखते हैं तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान दोनों परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि डोबेराइनर ने त्रिक का नियम कब दिया था? 1817 में। डोबेराइनर ने अपने त्रिक के नियम में तत्वों को किस प्रकार से सजाया था? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना? तो डोबेराइनर ने। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। फिर है कि न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ज्ञात थे। न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक सिद्धांत कि हर एक पहला तत्व 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होगा, लेकिन इनका जो यह नियम था अष्टक सिद्धांत वह सिर्फ 56 तत्व तक ही लागू हुआ। उसके बाद 56वें तत्व के बाद यह इनका जो नियम था कि हर एक पहला तत्व 8वें तत्व के समान गुणधर्म का होता है, यह लागू नहीं होता है। तो चलिए हम फिर से अब अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। अब फिर से
9 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के समय सबसे अंतिम 56वें तत्व कौन थे। कि जब न्यूलैंड्स ने अपना कार्य आरंभ किया था वो अपना अष्टक नियम दे रहा था। जब न्यूलैंड्स अपना अष्टक नियम दे रहा था पूछा गया कि उस समय संसार में कितने तत्व ज्ञात थे। तो उस समय संसार में 56 तत्व ज्ञात थे और अंतिम तत्व कौन था। तो अंतिम तत्व थोरियम था। अंतिम तत्व थोरियम था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम का गुणधर्म किसके समान था। लिथियम का गुणधर्म किसके समान था। जब न्यूलैंड्स अपना अष्टक नियम दे रहे थे तो पूछा गया कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में लिथियम का गुणधर्म किसके समान था। तो लिथियम का गुण जो है कि सोडियम के समान था। किसके समान था। सोडियम के समय में ज्ञात था। सोडियम का संकेत सूत्र होता है Na। सोडियम के समान था न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में। फिर अगला नियम है कि अष्टक का सिद्धांत किस तत्व तक लागू हुआ था। तो हल्के तत्व तक। लिख लीजिएगा, हल्के तत्व तक। कि अष्टक का सिद्धांत किस तत्व तक लागू हुआ था। तो हल्के तत्व तक। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत किस तत्व के लिए ठीक था। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत किस तत्व के लिए ठीक था। तो कैल्शियम के लिए। Ca। कहाँ तक ठीक था। तो कैल्शियम तक ठीक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे जाता है। तत्वों के वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो वह कहा जाता है मेंडेलीफ को। किसे कहा जाता है। तो वह कहा जाता है मेंडेलीफ को। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे जाता है। मेंडेलीफ को। अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलीफ का जन्म कब हुआ। मेंडेलीफ का जन्म कब हुआ था। तो 8 फरवरी 1834 को हुआ था। 1834 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलीफ किस देश के थे। मेंडेलीफ किस देश के थे। मेंडेलीफ जो थे वह रूस के थे। मेंडेलीफ जो थे वह रूस के थे। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडेलीफ के कार्य आरंभ के समय। मेंडेलीफ के कार्य आरंभ के समय कार्य आरंभ के समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो जब मेंडेलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तब 63 तत्व संसार में ज्ञात थे। तब 63 तत्व संसार में ज्ञात थे। मेंडेलीफ के कार्य आरंभ के समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो 63 तत्व ज्ञात थे। तो इसे आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा कि न्यूलैंड्स के समय सबसे अंतिम 56वें तत्व कौन थे। तो थोरियम। उस समय जब न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया था उस समय संसार में कितने तत्व थे। 56। आज हमारे संसार में कितने तत्व है। तो 118। फिर है कि न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम का गुणधर्म किसके समान था। तो सोडियम का। अगर पहला नंबर पर अगर हम लिथियम रखते तो वह 8वां नंबर पर सोडियम प्राप्त होता और यह दोनों गुणधर्म समान होता। गुणधर्म। फिर अगला है कि अष्टक का सिद्धांत किस तत्व तक लागू हुआ। अष्टक का सिद्धांत जो है किस तत्व तक लागू होता है। तो सिर्फ हल्के तत्व तक। भारी तत्व के बाद इनका अष्टक नियम यह गलत हो जाता है। फिर है कि न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत किस तत्व के लिए लागू होता था। न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत किस तत्व के लिए ठीक था। तो कैल्शियम तक ही सिर्फ ठीक था। उसके बाद से इनका नियम विफल होने लगा। फिर है तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे जाता है। या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो मेंडेलीफ को। अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलीफ का जन्म कब हुआ। तो 8 फरवरी 1834 को। मेंडेलीफ किस देश के थे। तो रूस के। मेंडेलीफ के कार्य आरंभ के समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो 63। मेंडेलीफ ने जब अपना कार्य आरंभ किया था आवर्त सारणी बनाने के लिए उस समय संसार में कितने तत्व ज्ञात थे। तो मात्र 63 तत्व ज्ञात थे। हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज का हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आज का आंसर हम बनाते हैं
कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है 1872 में। कब? 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किसमें? एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। वर्गीकरण का आधार क्या था? जब मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था उसमें वर्गीकरण का आधार क्या था। तो उसमें वर्गीकरण का आधार था परमाणु भार। क्या था? परमाणु भार। लिख लीजिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो परमाणु भार। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त थे। कितने वर्ग तथा आवर्त थे। तो लिख लीजिएगा 9 वर्ग थे। 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। कितने? 7 आवर्त थे। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन होता है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन होता है। तो छठवां आवर्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है। तो प्रथम है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे मिलता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे मिलता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे मिलता है। तो लिखिएगा क्षार धातु से। किससे मिलता है। तो क्षार धातु से। क्षार धातु से। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन के कितने समस्थानिक। तो क्लोरीन के केवल 2 समस्थानिक है। Cl35 और क्लोरीन के सिर्फ 2 समस्थानिक है। Cl35 और Cl37 है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव किस तत्व को सही जगह नहीं दे पाया था। मेंडलीव जो है कि अपने आवर्त सारणी में बहुत ही हल्के तत्व हाइड्रोजन को सही जगह नहीं दे पाए थे, जिसके कारण इनके आवर्त नियम गलत हो गया था। फिर अगला है कि समस्थानिक क्या है। समस्थानिक क्या है। तो वह तत्व जिनका रासायनिक गुणधर्म समान, जिनका लिख लीजिएगा रासायनिक गुणधर्म समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। इसे ही समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक क्या है। तो रासायनिक वैसे तत्व जिनका रासायनिक गुणधर्म समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। कि हर एक तत्व का समस्थानिक होता है। तो समस्थानिक क्या है। तो रासायनिक गुणधर्म, किसी भी तत्व का रासायनिक गुणधर्म समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो चलिए आज का यह 25 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं और अगला क्वेश्चन हम अगला वीडियो में डालते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम अगला नंबर क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले को कहा जाता है। किसे? मोसले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी कब दिया। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी कब दिया। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी कब दिया था। तो 1913 में। कब दिए थे। तो 1913 में। अगला क्वेश्चन है कि मोसले के आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया। मोसले के आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है।
तो परमाणु संख्या के आधार पर। परमाणु संख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा कितने वर्ग है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या 18 है। वर्ग की संख्या कितना है, 18। आप लोग लिख लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है तथा कितने वर्ग है। तो कितने आवर्त है, तो 7 आवर्त है और 18 गो वर्ग है। अगला क्वेश्चन है कि लेंथेनॉइड श्रेणी आवर्त सारणी में कहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं मतलब उसकी संख्या जो है वह कहाँ से कहाँ तक की होती है। तो एक होता है लेंथेनॉइड श्रेणी और एक होता है एक्टिनॉइड श्रेणी। तो लेंथेनॉइड श्रेणी जो होता है वह परमाणु, जो हम आवर्त सारणी जो पढ़ते हैं उसमें एक लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी नीचे की तरफ पीरियोडिक टेबल में होता है। तो उसमें 58 से 71 तक के 58 से 71 तक की संख्या जो होती है जो तत्वों की संख्या, उसे हम लेंथेनॉइड श्रेणी में रखते हैं। फिर अगला है कि एक्टिनॉइड श्रेणी में कि कितने तत्वों को रखा गया है। तो एक्टिनॉइड श्रेणी जो है, एक्टिनॉइड श्रेणी में 90 से 103 तत्व 103 के बीच जो सभी तत्व आते हैं उसे रखा जाता है। उसे रखा जाता है 90 से लेके 103 तक और लेंथेनॉइड श्रेणी में 58 से 71 तक। मोसले के आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि मोसले ने आधुनिक सारणी कब दिया था, तो 1913 में दिया। और फिर आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होते हैं, तो आप लोग आंसर लिखिएगा कि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र से ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या किससे ज्ञात करते हैं, तो 2n² से। 2n² से हम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने आपका आंसर बना दिए हैं। और फिर इसके बाद हम फिर अगला वीडियो में कम से कम इस वीडियो में आवर्त जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इस चैप्टर से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों हम आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करें कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करें। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 pm। pm से हो जाता है पिकोमीटर। pm से हो जाता है पिकोमीटर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की 1 pm। 1 पिको बराबर कितना होता है, तो 1 पिको pm बराबर होता है 10⁻12 मीटर। 1 pm पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, तो परमाणु की त्रिज्या घटती है। तो परमाणु की त्रिज्या आवर्त सारणी में बाईं से दाईं की ओर जाने पर क्या होता है, तो परमाणु त्रिज्या घटती है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा का क्या कार्य है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा का क्या कार्य है, तो यह धातु को, टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो होता है यह धातु को अधातु से अलग करता है। यह धातु को अधातु से अलग करता है। धातु से अधातु को अलग करता है।
फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा का क्या नाम है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा का क्या नाम है, तो इसका नाम जिग जैग लाइन है। इसका नाम है जिग जैग लाइन है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होता है उसका नाम जिग जैग लाइन है। यह सीढ़ी नुमा होता है, यह इस टाइप का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर जो धातु पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। उसे जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है उस पर जो जितने भी धातु पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। उसे उपधातु कहते हैं, उसे हम सभी उपधातु कहते हैं। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि धातु को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया। अधातु को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है। तो अधातु को जो है कि आवर्त सारणी के अधातु को आवर्त सारणी के ऊपर बाईं ओर में रखा गया है। अधातु जो कि आवर्त सारणी के दाहिने और ऊपर की ओर होता है। आवर्त सारणी में दाहिने और ऊपर होता है। कहाँ होता है, दाहिने और ऊपर होता है। अधातु पाया जाता है कि अधातु को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि अधातु को आवर्त सारणी में दाहिने और ऊपर रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में कितने तत्व हैं। प्रकृति में कितने तत्व हैं। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में कितने प्राय तत्व हैं। तो 98 हैं और 98 तत्व हैं प्रकृति में। उसमें से मानव अगले उसके बाद है 98 को प्राकृतिक रूप से और मानव निर्मित है 20 को। तो इसलिए यह 118 पुर जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में कितनी धातु है। प्रकृति में कितनी धातु है। प्रकृति में कितनी धातु तत्व है। कितने धातु तत्व है। कितने धातु तत्व है। तो 91 को धातु तत्व है। उसके बाद अधातु हो जाता है 27। तो चलिए अब हम अगला वीडियो में क्वेश्चन लिखाते हैं। चलिए अब हम फिर से आगे का वीडियो शुरू करते हैं। तो आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लीजिए। चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला नंबर है कि अधातु की संख्या कितनी है। अधातु की संख्या कितनी है। तो अधातु की संख्या जो है कि 27 है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन है। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन है, तो वह है हाइड्रोजन। फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी तत्व कौन है। सबसे भारी तत्व कौन है, तो ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन है, ओस्मियम। अगला क्वेश्चन है कि द्रव धातु तत्व कौन है। द्रव धातु तत्व कौन है, तो वह है पारा। द्रव धातु तत्व कौन है, पारा। फिर अगला क्वेश्चन है कि द्रव अधातु तत्व कौन है। द्रव अधातु तत्व कौन है, तो वह है ब्रोमीन। वह कौन है, ब्रोमीन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक अधातुवर्धनीय तत्व कौन है। सबसे अधिक अधातुवर्धनीय तत्व कौन है, तो वह है सोना। वह है सोना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन है, तो वह है फ्लूओरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन है, तो वह है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है, तो वह है सीजियम। वह कौन है, सीजियम। वह कौन है, सीजियम। फिर से अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन है। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन है, तो वह है सीजियम। तो वह फिर से क्या है, आयनन विभव वाला तत्व ही कौन है, सीजियम। सीजियम है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व है। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व है, सॉरी यहाँ पर हीलियम होगा, HE लिख सकते हैं, हीलियम होगा।
तो चलिए हम दोस्तों आज का हम जो तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर था इसे आज हम समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आप लोग को देखने के लिए सभी का धन्यवाद।